नमस्कार, मनोज स्टवाल टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज स्टवाल और मेरे साथ इस समय जौनसार बाबर क्षेत्र के, जो अगर उत्तराखंड की लोक संस्कृति की बात करें तो दो हिस्से ऐसे शेष बचे हैं पूरे उत्तराखंड में जहां आज भी लोक संस्कृति, लोक समाज गाहे बगाहे सबको याद आ जाता है। ये बखूबी देखिएगा, इधर तमसा और यमुना घाटी से घिरा हुआ क्षेत्र जौनसार बाबर है, तो उधर काली और गोरी नदी के बीच घिरा हुआ जोहार दारमा वैली है, जहां आज भी लोक समाज अपनी आहें भरता है। अपनी आहों के साथ एक लोक समाज के बीच एक शानदार सा मैसेज देता है। इधर अगर तिब्बत से जुड़ा हुआ क्षेत्र नीतिमाणा वैली कहे तो भोटिया समाज ने भी आजकल आज तक अपने लोक समाज को जिंदा रखा हुआ है। तो भारती जी, आपका मनोज स्टवाल टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जौनसार बाबर की जब भी बात करता हूँ तो जौनसार बाबर के बारे में एक बहुत बड़ा मिथक भी लोगों के बीच रहा है। सबसे पहले तो वो मिथक में ही बात करें कि जौनसार बाबर में जादू होता है। ये जादू कौन सा है? वो लोक समाज का जादू है, लोक संस्कृति का जादू है, ये यहाँ वहाँ की जो खूबसूरती का जादू है? कौन सा जादू है? इस्माइल जी नमस्कार, सभी श्रोताओं को प्रणाम। आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न पे हम लोग अपने सदियों से और वर्षों से और पीढ़ियों से घिरे रहे कि जनजाति क्षेत्र जौनसार बाबर को लोगों ने अंधविश्वास के तहत इस जादू का जो कलंक, जो अभिशाप हमारे जौनसार बाबर के ऊपर लगाया, वो आधुनिक परिवेश में शिक्षा के वर्चस्व के साथ अब लोगों के समझ आ रहा है। और वास्तव में जैसा आपने कहा, उस बात को मैं भी आपके साथ संलग्न करता हूँ अपने विचार कि वहाँ जो जादू है प्रेम का है। वहाँ पे जो अतिथि देवो भव है, जब हम अतिथियों के पैर दबाते थे, ऐसी परंपरा थी हमारी बहू बेटियों की। जब हमारे घर में कोई अतिथि आता था तो हम उसके लिए अपने लजीज व्यंजन, जो पारंपरिक और जैविक उत्पादों से, अपने खेतों से, अपने हाथों से तैयार किए हुए, और बहुत ही प्रेम के साथ उनको उस भोजन को कराते थे। तो उनका जो प्रेम था वो वास्तव में एक जादू के रूप में उसका असर होता था। लेकिन लोगों ने उसका थोड़ा सा गलत तरीके से उसको देखा। हमारे उस जौनसार बाबर के प्रेम को, अतिथि देवो भव की परंपरा को, उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि उसको देखने के लिए भौतिक आंखें नहीं, उसके लिए सजल नेत्र चाहिए और दिव्य चक्षु चाहिए, जो उसको फील करे अंदर से कि जनजाति क्षेत्र जौनसार बाबर हमारे हर एक अतिथि के ऊपर अपना वो जादू बिखेरने में और उसको काबिज करने में कामयाब रहा। तो ये तो हमारी एक विशेषता रही है कि हम लोगों ने अपने अतिथियों को सम्मान दिया है और सम्मान के साथ साथ उनको अपने प्रेम के वश में भी किया है। वाह, तो सुना आपने, क्या खूबसूरती है जौनसार बाबर की। यकीनन अगर आप वहाँ के तीज त्योहारों से लेके मेलों के समय में उमड़ेंगे, या फिर आप किसी गांव में थौ खाने के लिए भी रुके, किसी के घर में बैठे तो दूसरे घर से पड़ोसी आके बोलेगा कि अपने पाहुणे को मेरे घर भी भेज देना चाय पे। फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, और पूरा गांव आप साझे पाहुणे बन जाते हैं, सारे गांव के, पूरे मेहमानदारी पूरे गांव की। यही जादू उस क्षेत्र का है। मैं अब आता हूं, क्योंकि लोक संगीत, लोक समाज से जिस व्यक्ति ने पूरे जौनसार बाबर की मैं अलग पूरे विश्व भर में जगाई, जौनसार बाबर की अलग को, उस व्यक्ति के पास मेरे बिल्कुल क्षण भंगुर से प्रश्न है। भारती जी, आपके जैसे हमारे यहाँ ठड़िया, चौफड़ा, बाजूबंद वगैरह होता है, आपके हारुल, झोड़े, राशो, ताली, धूमसू इत्यादि नृत्य है। इन नृत्यों के बीच जो 2000 जब से राज्य बना, इन 22 सालों में अमेंडमेंट क्या हुआ? देखिए, आप पहले जौनसार के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले ऑडियो कैसेट के माध्यम से, भले ही उससे पहले रतन सिंह जौनसारी और अन्य लोग, आप भी रेडियो में गाना शुरू कर लिया था, लेकिन ऑडियो के माध्यम से, फिर विजुअल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपने एक फिल्म बनाई थी, गाँव गाँव दिखाई, क्योंकि उस समय प्रचार प्रसार नहीं था। जौनसार दर्शन करके ये जानकारी दीजिएगा कि अब इतने लंबे अंतराल में क्या अंतर आपको इन 22 सालों में समाज के अंदर दिखा इन सब चीजों? बहुत बढ़िया इस्टवाल जी। जनजाति क्षेत्र जौनसार बाबर
विश्व का, दुनिया का, देश का और संसार का पहला ऐसा समाज है जहां नाचने के लिए वर्ष भर में 1 महीना आरक्षित किया हुआ है, माघ का महीना। उस समय हमारा कोई काम नहीं होता, हम लोग केवल लोक नृत्य का अपना काम करते हैं और घर घर में जाकर के कोई भी ऐसा परिवार न रह जाए जिसमें लोक नृत्य ना हो और कोई भी ऐसा व्यक्ति न रह जाए जो नृत्य ना करे। ये एक अनूठा हमारा रिवाज है और हम लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी, वंशावगत, परंपरागत ये अविरल चलता रहा है। हम लोग लोक संस्कृति के लिए 12 महीने की 12 संक्रांत और उन 12 संक्रांतों में हमारे अलग अलग 12 व्यंजन और अलग अलग विधाओं के 12 नृत्य, ये तो होते ही। लेकिन हमारे यहाँ लोक संस्कृति की, लोक नृत्यों की इतनी विधाएं हैं कि उसको गिनने में बहुत समय लग जाएगा। जितने आयाम आदमी के चलने के हैं, काम करने के हैं, वो सब नृत्यों में भी परिवर्तित है। हम लोग जितने भी अपने फसल लगाते हैं उनके नृत्य अलग हैं। हम लोग मतलब आप इस बात को सोच सकते हैं कि जब हमारी अंत्येष्टि निकलती है, जब हमारा जनाजा निकलता है, उस समय भी ढोल दमाओं के साथ हम लोग उसको ले जाते हैं, तो कितनी समृद्ध परंपरा रही होगी। और आज भी 1-2 हटा के आज भी हम उसको पूरा संचालित कर रहे हैं पूरे गांव की। अब रही बात ये कि 2001 में जब 9 नवंबर को 2000 में हमारा उत्तराखंड अलग हुआ, बना, उसके बाद से बहुत सारी चीजें कागजों में, दस्तावेजीकरण में और किताबों में इसको थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इस्टवाल जी बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ कि आंगन का वो लोक नृत्य, घरों के वो नृत्य, उसमें गिरावट है। वाह। तो मनोज की बात हुई, त्योहारों की बात हुई। यार चंदीरू ढाया आए गोनेड़, यार चंदीरू जोंसारो गमेड़, यार चंदीरू। मनोज, एक पर्व, बहुत बड़ा पर्व है। 1 महीने तक मेरे ख्याल से उस समय बर्फ पड़ती रही होगी माघ महीने में। और मनोज, 1 महीने तक जो भितरा के गीत होते थे उसमें, जैसे आप तमसा घाटी में जाते हैं तो वहाँ मुंजरा बोलते हैं उसको, और अगर जौनसार में आए तो छुमका बोलते हैं। छुमका लाइना गीतोरा मैना आई जमेण दी बिंदी है, ये नाच दे बिंदी है, जैसे भी आप कॉल करना चाहते हो, वो हर किरदार को हम लोग बुलाते हैं। और जौनसार बावर का जो इतिहास है वो इसीलिए हमारे गीतों में जिंदा रहा कि हम लोगों का पूरा माघ महीना, पूरे हमारे शादी विवाह की पद्धति, हमारे ये दीपावली, बिस्सू, हमारा मुरोज, जो यात्रा हमारी, और जो छोटे छोटे हमारे त्योहार हैं, वो अपने अपने इतिहास से बंधे हुए हैं। हम लोग उसमें अपने इतिहास को दोहराते हैं गीतों के माध्यम से। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब किसी का इतिहास लिखा नहीं गया था, हमारा बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी दस्तावेजीकरण के रूप में, गायन के रूप में, नृत्यों के रूप में हमारा इतिहास भी काबिज रहा। और इन्हीं पर्वों में, क्योंकि वो ये पर्व भी हमारे वर्ष भर में कैलेंडर में आते थे, तो हमारा इतिहास भी जिंदा रहा और लोक परंपराएं भी जिंदी रही। जी, क्या खूबसूरत बात कही आपने, लोक परंपराएं भी जिंदी रही। मनोज से आपने विश्व की तरफ ले आए गो विश्व तोड़िया रोटी चिस्सू। जी जी जी, इसकी एक कहानी प्रचलित है, ये मैं इस पे पूछूंगा। आपके गनियात होती थी विश्व से पहले, गनियात होती थी। जी। और गनियात में मेरे ख्याल से बुरास के फूल भी आते थे, और गानी एक छोटा सा एक पौधा, उसकी मेरे ख्याल सब्जी बनती थी। बिल्कुल गनियात होती थी। फिर उसके बाद एक और होता था आपके फुलियात। बिल्कुल। और फुलियात में फूल आते थे, मेरे ख्याल बुरास के यहाँ से टंगे, घर टंगे जाते थे। अब और तब में क्या अंतर आ गया? देखिए सर, ये हमारी जो बैसाखी का त्योहार है, पूरे देश भर मनाते हैं। अक्सर 13 या 14 अप्रैल से शुरू होता है, संक्रांत के दिन से। उस दिन हम लोग अपने जीवन की खुशहाली के लिए हम लोग 13 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नजदीक के वनों में जाते हैं। और क्योंकि बुरास की कोपले, बुरास के फूल उस समय अपने शबाब पर होते हैं, और उनको बहुत ही सुसज्जित तरीके से उनकी एक गुलदस्ते बना करके जंगलों से ही, और हम लोग गिन के उसको लाते हैं। जितने परिवार के सदस्य उतने गुलदस्ते बनेंगे, अपने इष्ट देव के लिए, अपने आराध्य देव के लिए, अपने गृह देवता के लिए, अपने ग्राम देवता के लिए और अपने भूमि के लिए, सब जगह हम लोग उन गुलदस्तों को समर्पित करते हैं 13 तारीख की संक्रांत को। और उस दिन से हमारा शुरू होता है विश्व पर्व। फिर वो पहले दिन फुलियात है, फिर उसके बाद गनियात है,
गनियात के बाद फिर बिस्सू है। जैसा आपने कहा कि गनियात एक अलग किस्म का एक फूल का पौधा है, उस फूल के पौधे की सब्जी भी बनती है। और हमारी जो ध्यानटुड़ियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो ऊपर डांडों में जा करके उनको बिनती है उन फूलों को, और घर ला के उसकी सब्जी बनती है। तो एक दिन जिस दिन वो लड़कियां जाती थी उस गानी के लिए, गानी फूल के लिए, उससे वो गनियात हो गई। और फिर दूसरे दिन बिस्सू में हर बच्चा बूढ़ा सब, ये एक थात का और डांडे का हमारा त्योहार है, आउटडोर का एक फेस्टिवल है जिसको बहुत खूबसूरती से मनाया जाता है। आई गो बिस्सू तोड़िया लोटी किस्सा। जी जी। अच्छा, क्या था इस पक्षी का? कुछ जानकारी है आपको कि किस तरीके से वो पक्षी उसी समय पैदा होता है, उसी काल में पैदा होता है, और उसके बाद फिर गाते गाते ही लापता हो जाता है? बिस्सू खत्म होते ही पक्षी का भी स्वरूप खत्म हो जाता है। ये सर हमारे जो जोनसार बावर बोलो या पहाड़ों में बोलो, वहाँ पे बहुत सारे हम लोग, क्योंकि प्रकृति पुत्र हैं, हम लोग प्रकृति के साथ जीते हैं, प्रकृति के साथ हमारा तालमेल है। और पशु पक्षियों की भाषा वो हम अपने नित्य कर्मों में उसको संलग्न करते हैं। तो ऐसे ही वो है कि जब वो एक है तो कहानी टाइप की, कि वो पक्षी जो है वास्तव में उसी समय आता है और बोलता है, जैसे गुगुती है, कुप्पू है, हमारी कोयल है, और भी कई तरीके के पक्षी हैं। लेकिन ये बात सच है कि उस समय आज भी सुनने को मिलता है, और हम लोग फिर उस पक्षियों से उसकी रौनक को पानते हैं कि ये पक्षी बोल गया, तो हमारे ये त्योहार का प्रकृति ने हमको एक प्रकार से उसको मनाने का संदेश दे दिया है। जी जी जी। मेरे दादू बल रोना जाना माना मेरे दादू रे। आप देखिएगा, आपके तमसा यमुना में बहुत सारे मौन मिले जी 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 जी। और मेरे ख्याल से ये आपके सैया घाट में भी होता था, और आपके इधर तो होता ही है अभी अगलाट का मौन। बिल्कुल बिल्कुल। ये मौन के पीछे की कहानी क्या थी, और इन गानों का मतलब क्या था? क्यों झूमते हुए ये गाते हुए जाते थे मौन में कि रण जाना मौन मेरे दादू रे? जी, क्या झगड़े होते थे जो रण की बात होती थी? देखो सर, जो मौन है, मौन का शाब्दिक अर्थ है हुजूम। हम लोग दल में एक अपने पूरे लश्कर के साथ जब हम कहीं आक्रमण करते हैं किसी पे, या हम धावा बोलते हैं, या हम खुशी का इजहार करते हैं, तो फिर वो मौन हो गया। मौन का मतलब है संगठित होकर के। तो मौन हमारा मचमौन भी है और जातरू का मौन भी है। जातरू का मौन, दोनों मौन बराबर है। अब जातरू वाले मौन तो आज भी है, जिसमें हम लोग मतलब सामूहिक रूप से जाते हैं और अपने जितने हमारे लोक नृत्य की विधा है उसको आउटडोर उस थात में या उस जगह में करते हैं। और मचमौन वो है जिसमें हम लोग सीधा अपने उन गधेरों की तरफ जाते हैं, उन घाटों की तरफ जाते हैं, उन नदियों की तरफ जाते हैं, और बकायदा उस मौन के लिए पूर्व व्यवस्था की जाती है। उसमें हम लोग जो हमारा टिमूर की लकड़ी है उसका छिलक निकालते हैं, उसको फिर सुखाया जाता है, फिर कूटा जाता है, फिर पीसा जाता है, फिर उसको भुना जाता है। उसके बाद एक निश्चित तिथि पर, एक मुहाने पर या किसी एक नदी के अच्छे फैलाव पर उसको पानी में बिखेर दिया जाता है, और फिर वो उसके दूरी पर उस जो टिमूर की लकड़ी का पाउडर है उसका जो नशा है उसको एक विधिवत एक समय में और क्या बोलते हैं दूराई में उसको बांधा जाता है, कितने तक ये मार करेगा, और कुछ क्षणों के लिए वो मछलियां अचेत हो जाती है, वो उसमें जो है मूर्छित हो जाती है। और उसी दौरान हमारे फिर बहुत सारे यंत्र हैं, उसमें जावा है, फटियाड़ा है, हमारा किन्नौ है, हमारा हथो है, गौण वाले हैं, और मतलब अनेक प्रकार के मछली पकड़ने के जो हमारे साधन है उनको ले जा करके हम उन मछलियों को पकड़ते हैं। उस दिन हम उन मछलियों को पकड़ने का खेल मानते हैं, उसमें वो खेल के तौर पे किया जाता है। ये ज़्यादा बात नहीं है कि हम लोग मछली खाने के लिए उसको करते हैं, लेकिन एक खेल है और मचमौन के रूप में उसको मनाया जाता है। तो इस्टवाल जी, ये दो मौन है, एक मचमौन है और एक जातरू का मौन है, आज भी दोनों ही संचालित होते हैं। अगलाट का मौन जो हमारे प्रसिद्ध मसूरी का जो एक नदी है अगलाट जिसको बोलते हैं, उसमें आज भी मनाया जाता है। उधर हिमाचल की एक प्रसिद्ध नदी है जिसको हम लोग टोंस नदी बोलते हैं, मीनस नदी बोलते हैं। ये आज भी संचालित हो रहे हैं और बहुत खूबसूरती के साथ संचालित होते हैं। जी, हमने डांडे मतलब टॉप पर्वत भी गिन लिया, तो नदी भी गिन ली, बिल्कुल। अब रह गया गाँव। जी जी। यार चंदीरू ढाया आएगो, फिर वही लौट गया मैं। और उसमें आ गया ढाकिया ढाक बजाए दे भाणो मेरे बेघुंडिया रासुलाणो, या जुनो ए ताऊ पंडी बल बेडुरे काय लगी पातेड़ी
सुनाए। जी ये देखिए ना, ये दिवाली में जब आके आंगनों के गीत लगते हैं, आहा, दिवाली जब शुरुआत होती है और अमावस्या से शुरू होकर जिस तरीके से मनाई जाती है परंपरा, 1 महीने बाद की परंपराएं जो ब्याही की है आपके यहाँ, और जिस दिन से जो होलिका लेके जाया जाता है और उनका नृत्य होता है, आपके स्वांग होते हैं, कई तरह के स्वांग विधा है, आपके क्या कहते हैं हाथी नृत्य है, हाथी हरिणी जो दोनों है। ये त्योहार एक लोक परंपराओं से जुड़ा हुआ त्योहार है। मुझे लगता है कि रिवर्स माइग्रेशन बीच में इन त्योहारों की कड़ियाँ टूटनी कम हो गई थी, मतलब कड़ियाँ लोग कम उस तरफ हुई थी, लेकिन फिर से रिवर्स हो रहा जी। इस्टवाल जी, दीपावली हम लोग दीपावली इतने अच्छे तरीके से मनाते हैं। कुछ तो कारण ये है कि दीपावली हमारे घर का, गांव के आंगन का त्योहार। इसमें ना कोई ज़्यादा खर्च है, ना ज़्यादा वस्त्र बनाने पड़ते हैं, ना ज़्यादा कोई अच्छा भोजन या कोई बाजार से चीज़ लानी पड़ती है। लेकिन फिर भी 15 दिन की दीपावली अनिवार्य रूप से हम मनाते थे। जिस दिन पहले दिन की पूर्णिमा होती थी, पूर्णिमा, उस पूर्णिमा को हम लोग पूरे गांव में जो है पहले दिन उजाला करते थे, और फिर 14 दिन तक वो उजाला रोज हम लोग होलों के साथ उसको करते थे। लेकिन लास्ट दिन, जिस दिन फिर अमावस्या है, अमावस्या के दिन फिर पूरा के पूरा गांव सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसके अपने जो गीत हैं उनको लगाते हुए, उन बिमल की लकड़ियों की मशाले तैयार करके उनको जलाते हुए, फिर हम लोग गांव के एक चिन्हित जगह पर जा करके, जहाँ पर बहुत सारा घास फूस हम लोग 15 दिन तक जमा करते हैं, उसको फिर जलाया जाता है। और यही संदेश हम लोग भी देते हैं कि हम लोगों ने अंधेरे पर उजाला आज किया है, हम लोगों ने असत्य पर आज सत्य की विजय की है, हम लोगों ने आज रावण को राम के रूप में आक्रमण करके उनको जलाया है। और एक प्रकार से हम लोगों के अंदर वो ज्योति प्रज्वलित होती है कि आज से हम लोगों के अंदर मन में भी और बाहर भी एक उजाला हो गया है। ये तो दीपावली का पहला दिन था। उसके बाद हम लोग उसी दिन शाम को भिरुड़ी मनाते हैं। फिर अपने मतलब उस खुशी को अपने महासु देवता को समर्पित करके अखरोटों का प्रसाद सब लोगों से इकट्ठा करके फिर मंदिर के उस एक चिन्हित जगह ही होती है, वो मंदिर के किसी भी जगह से प्रसाद के रूप में उसको उछाला जाता है, और हर व्यक्ति उसको उठाने में, बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, सब उठा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और उसके बाद फिर जंदोई मनाते हैं। जंदोई एक ऐसा है जिस दिन हम केवल महिलाओं को उस दिन उनको सम्मान देते हैं। उस दिन उस आंगन में महिलाएं पूरे अपने शवाब पर सज धज करके पारंपरिक वेशभूषा में और अपने गहनों से लबालब होगी, और लोक नृत्य की वो परंपरा जिसका आपने जिक्र करा था, उस दिन वो रासो भी लगेगा, वो जो है झेता भी लगेगा, उसमें तांदी भी होगा, उस दिन उनके वो झुमेलों के गीत भी होंगे, उस दिन उनके प्रतिस्पर्धात्मक जो हमारे सुंदर पद चाल संचालन की जो विधाएं उस आंगन में वो भी देखने को मिलेगी। और सर फिर तो हमने देखा तो नहीं, लेकिन कल्पना करते हैं कि शायद इंद्र का जो दरबार है वो आंचर्यों से, परियों से, मातरियों से ऐसे सुशोभित होता होगा जैसा उस दिन हमारा वो आंगन होता है। फिर तीसरा दिन हो गया। अगले दिन फिर आप अपने गांव में कोई हिरन बनाता है, हिरन के ऊपर मुखिया को नृत्य करा के हम लोग अपने राजा को बोलिए, मुखिया को बोलिए, सियाना को बोलिए, खुशी से नचाते हैं। और अगले दिन फिर समापन पे हाथी बनाते हैं। ज़्यादातर हाथी, क्योंकि वो गजराज है, गणेश जी का भी समावेश है, हम लोग चाहते हैं कोई भी विकार गांव में ना हो, और बहुत खूबसूरती के साथ। फिर एक और इसमें जोड़ता हूँ एक और बात, पूरे साल में उस गांव के, क्योंकि हर गांव में मनाते हैं, किसी ने भी गांव में कोई अच्छा बुरा काम किया हो, अगर अच्छा काम किया हो तो उसके अच्छे तरीके से मुखोटे, खिलूटे, व्यंग बनाएंगे, और बुरा काम किया होगा तो जग हंसाएगा, उसको भी उस दिन वहां पे संदेश दिया जाएगा। तो एक प्रकार से पूरे साल का एक हम अच्छा बुरा दर्पण उस क्या बात है जी। शहरों की बात आई मेरे जुबान में अचानक से एक फिर, क्योंकि लोक से जुड़े हुए व्यक्ति से लोक समाज की तरफ आप दौड़ते हैं, क्योंकि लोक संस्कृति के तो आप अपार भंडार है, तो फिर भी वो गीत याद आ गया, हरी तोड़ी का खुड़िले सिलिपी सीता लूणा सयाणों की सिलाए। अब सियाणा प्रथा की बात करते हैं। देखिए आपके यहाँ खुमड़ी बनती है, आपके यहाँ आज भी कोर्ट कचहरी बहुत कम दिखने को मिलती है। क्या समाज है, क्या सामाजिक संरचना है। इस सामाजिक संरचना के पीछे जो खुमड़ी बैठती है, पहले आपके गांव की, फिर उसके बाद गांव के सियाणा की, फिर खत सियाणों की, न्यायिक व्यवस्था में क्या कहेंगे इस बारे में?
इस्टवाल जी, मेरे को लोक संस्कृति के माध्यम से अपना देश और देश के साथ साथ कुछ बाहरी देश और लगभग 150 देशों की लोक संस्कृति को देखने का तो कम से कम मौका मिला ही है। मैं ये कह सकता हूँ कि इन सबसे ऊपर हमारे जौनसार भाव की लोक संस्कृति, और उसको मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ और इसके ऊपर तर्क भी दे सकता हूँ। इसलिए जैसा आपने न्यायिक बात बोली कि हमारे गांव के पंचायत में आज के इस माहौल में भी मात्र 1 रुपया, जो भी कोई आरोपी होगा या कोई जिसके साथ भी कोई दिक्कत आई होगी, वो केवल 1 रुपया निकाल के अपने गांव के मुखिया को देगा, सियाना को देगा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत है, आप शाम को इसका निर्णय कर दीजिए। दिन में वो रुपया देता है, शाम को पूरा आंगन में हमारा पूरा गांव बैठेगा और दोनों ही पक्षों को बैठाया जाएगा, आरोपी को भी और उस व्यक्ति को भी, और फिर उनका पूरा गांव गवाही देगा और मुश्किल से 1-8 घंटे में बड़ा से बड़ा अपराध भी उसी समय उसका निराकरण हो जाएगा। ये एक बड़ी बात है कि हम लोग अपने गांव में उस आरोपी को, जिसने कोई जुर्म किया है, उसको हम 2 घंटे में वहीं पर उसका जुर्म कबूल तो करवाते ही हैं, लेकिन वो आगामी कभी भी जुर्म ना करने का ये भी पंचायत के सामने एक अपना वादा करेगा कि ये गलती जो हो गई है, इसका तो ये जुर्म है ही, मैंने दे भी दिया, लेकिन मैं भविष्य में कभी ऐसा करूंगा नहीं। तो जौनसार बावर की सर जो न्यायिक व्यवस्था है, उस न्यायिक व्यवस्था का तो कोई तोड़ ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जौनसार बावर के समाज को इसके ऊपर शोध किया जाए, अनुसंधान किया जाए और ऐसी परंपराओं को कानूनी अमली जामा पहना के देश और दुनिया में इसका प्रचार प्रसार किया जाए। हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वजों ने एक बहुत अच्छी सामाजिक व्यवस्था बनाई है जिसके ऊपर हमको गर्व है। 1998, आज से 24 साल पहले पहली बार जब जौनसार गया था, यकीन मानेंगे, तो माँ ने कहा था बेटा तू उधर जा रहा है तो एक नमक का पुड़ा साथ रखना, और नमक का पुड़ा साथ रखना, खाना मिलेगा तो उसमें डाल देना। अब साहब जौनसार मेरे लिए भी नई चीज थी, लोक समाज देखना भी था। अब नमक का पुड़ा साथ रख दिया मैंने जेब में। गांव का नाम नहीं लूंगा, उस गांव में गया तो खाना परोसा गया मुझे। तो मेरे साथ के जो सहपाठी थे, जिनके घर में मैं मेहमान था, उनके बगल के मेहमान घर में गया था मैं, तो वो नहीं थे, तो वो बोले कि खाओ खाओ खाओ। अब वो जब मैं इधर उधर देखने लगा, मैं तो नमक के पुड़े को ढूंढ रहा था कि नमक का पुड़ा ढूंढूंगा, तो तब तक उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा चम्मच से निकाला और खा लिया। तो उन्होंने उसको क्या बोलते हैं, विनाश बोले, मैंने विनाश दिया, अब तुम खाओ। मैंने कहा ये तो विष को कर दिया इन्होंने कि विनाश दिया करके, कुछ समझ नहीं आया कि क्या है ये। अब थोड़ी देर में वो मेरे मित्र आ गए, मैंने कहा उनके कान पे बोला, यार मैंने कहा तो अब ये ऐसा ऐसा क्या है, विनाश दिया है करके क्या है। तो सब उठा के लगा के हंस पड़े। और आज तक मैं इन 22 साल 24 साल में उस गलती पे कभी जब भी वो गलती याद आती है तो बड़ा पछताता हूँ। दूसरी बात, उसी दौरान ही दूर के गांव चढ़ने को वो मिला, उस समय सड़कें कम थी। जी। तो जिस गांव में ठहरे तो वहां उस परिवार की बेटियों ने आके परात ली और गर्म पानी से यहाँ तक के पैर धुले हैं। उसके बाद गर्म तेल से जो वो रात को जो नींद आई ना, वो लोक परंपराओं में था। अब उस लोक परंपरा को आप जादू बोलेंगे, मैं कहूंगा हाँ, ऐसा जादू घर घर होना चाहिए। ऐसी जो अतिथि देवो भव की परंपरा अगर घर घर हो तो वो समृद्ध समाज क्यों ना हो। बिल्कुल जी। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए सर, ये वास्तव में जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि ऐसा प्रेम हो सकता है, उनके लिए फिर वो उनकी दृष्टि, उनकी आंखें देखने में, परखने में चूक कर जाती है। जैसा मैंने कहा कि जौनसार बावर का जो रिवाज है, जो हमारे अतिथियों का सत्कार है, वो वास्तव में हर एक आदमी को पचा पाना थोड़ा मुश्किल भी है। क्योंकि जिस परिवार में पत्नी ने कभी अपने पति के पैर दबाए नहीं होंगे, उनको किसी के घर में अगर पहले गर्म पानी से पैर दबाने को मिले, वो भी हमारी घर की लाज जो बेटी है। फिर उसके बाद जो है चुल्लू का तेल, जो पता नहीं कितने कठिनाई से उसको निकाला जाता है, फिर उससे उसकी मालिश की जाती है। फिर जब आपको भोजन परोसें तो आपके हर भोजन में से थोड़ा थोड़ा जो है उसको टेस्ट करके दे
कि ये कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, हैं? अगर ये सारी कुछ चीजें हम लोगों ने परोसी है तो कम से कम ग्रहण करने वाले को बहुत ही गंभीरता के साथ उसको देखना चाहिए था, लेना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों ने उसका बाहर जाके गलत प्रचार किया। अगर पैर दबाए हमारे बेटी ने तो उसकी निगाहें, उसकी नीयत अगर ठीक नहीं थी तो इसमें हमारा क्या दोष है? आज थोड़ा सा उसमें जो कमी आई वो इसीलिए आई है कि लोगों की निगाहें और नजरें वो हमारे उस संस्कृति को पढ़ने में नाकामयाब रही, जिसका हमको दुख है। लेकिन हमको गर्व इस बात का है कि ये जितनी भी बातें आपने कही ये सब सच है और हम लोग इसको मतलब हालांकि संसाधनों की बहुत कमी थी, हमारी जो थाली है उसमें उतना कुछ शायद हम ना परोस पाए हों, लेकिन उसमें जो प्रेम का रस था वो पूरे थाली में लबालब था। तो हम लोगों ने हर अतिथि को उसी रूप में परोसा है और वो परंपरा आज भी जिंदा है सर। आज भी आप जौनसार बावर के किसी भी गांव में जाएं तो आपको ये कहना और ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आप मेहमान किस परिवार के, क्योंकि पूरा गांव आपको मेहमान। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये हमारा दृश्य दोष ही रहा कि हमने एक समाज की इतनी अतुलनीय परंपरा को वहां खत्म कर दिया जहां शिक्षित समाज हो गया है, वहां खत्म हो गया है जहां हमारी दृष्टि दोष रहा। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरी दृष्टि में वो सारा कुछ आज भी बिल्कुल जैसे आपके महाभारत में वो वर्णन सुनाता है पूरे उसका, वो दृष्टि आज भी दिव्य दृष्टि से मैं वो पूरे लोक समाज की परिकल्पना करता हूँ। लोक समाज में एक सबसे बड़ा एक जो जौनसार बाबर के लोक समाज में एक कमी मैं आज देखता हूँ, आंगन के गीत गाए। क्या हुआ समाज में? अमेंडमेंट हुआ या परिवर्तन हुआ या फिर ये मोबाइल क्रांति ने खत्म करने की उसमें? इस्टवाल जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई बड़ी आंधी आती है जी, तो बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पौधे धराशायी हो जाते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी घास है वो उसके नीचे लेट जाती है और हवा और आंधी को अपने ऊपर से निकलने देती है। और जब आंधी निकल जाती है उसके बाद वो फिर वापस खड़ी हो जाती है, अंकुरित हो जाती है, वो अपने उस पे आ जाती है। यही हमारे संस्कृति के साथ भी हुआ। हम लोगों ने पश्चिमी संस्कृति को जितना झेला और आज भी जितना हम लोग कामयाब है अपने आंगन में, मैं उसके लिए भी बधाई देता हूँ अपने समाज को कि हमारा गांव का आंगन अगर उतने गीतों से भरा नहीं है तो खाली भी नहीं है। वाह! बहुत सारे हमारे पड़ोस के गांव हैं, हमारे पड़ोस के मुल्क हैं, गढ़वाल है, कुमाऊं है, इधर हमारा हिमाचल है, जुब्बल है, सिरमौर है। वो लोग अपनी संस्कृति की उस दशा को अपने आंगन में आज दर्शा नहीं पा रहे, लेकिन जौनसार बावर का आंगन आज भी हर त्योहार में आपको बिल्कुल भरा हुआ मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि ये जितने आक्रमण हुए हैं इसके लिए कुछ मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि हम लोग तीन तरीके से इसके गिरफ्त में आए। एक तो पश्चिमी संस्कृति का आक्रमण, और दूसरा पलायन, और तीसरा संयुक्त परिवार विघटन। कि जो संयुक्त परिवार थे वो आज एकांकी में बदल गए। पहले हम लोग बड़े बड़े मकानों के दीवारों के बीच में रहते थे, आज दीवारें हमारे बीच में हैं। आज हमारे बड़ी बड़ी बहुमंजिली इमारतें, कोठियां हमारे लोगों ने बना दी है, लेकिन उसमें अकेलापन है। हम लोग वो सामूहिक परिवार की 4-4 पीढ़ियां जो जीते थे एक ही परिवार में, उसमें वास्तव में गिरावट आई है। और इसका असर उस आंगन में भी पड़ा है जिस आंगन में सबसे पहले नाना नाचा करते थे, बीच में बेटा होता था कतार में, और पीछे अपनी तोतली जुबान से लड़खड़ाते पांव से उसका नाती चलता था। तब वो हमारे गांव की जो संस्कृति थी, हमको ऐसा लगता था कि ये बहुत अपने अच्छे वातावरण में अंकुरित हो रही है, फल रही है, फूल रही है। उसमें थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन खुशी इस बात की है कि फिर से ये तीनों ही लोग गांव के तरफ और उस आंगन के तरफ इनके कदम आ रहे हैं, इस बात की खुशी है। इस समय मुझे ये गाना ना, इस आपके इस वक्तव्य को 1, 2, 3 पीढ़ियाँ एक साथ जो दिख रही हैं आपको आंगन में, नेगी जी का एक गाना बड़ी उससे, क्योंकि आप लोक संस्कृति के पुरोधा है तो गीत वास्तव में जुबान पे आएंगे। बोल जब फिर रात खुलली, धरती मनई पौध जमली, पुराना डाल ठंग रहे की, नई लगुलियों सारू ब्याला, मितनी रोलू मेरा तिदो में दगिड़ी यु गीत। आज मुझे इस गीत के साथ माधो राम बिजलवाड़ा चिल्लाड़ की याद आता है।
बिल्कुल। आपने ज्वाइंट संस्कृति की बात की थी ना, जी जी तो ज्वाइंट संस्कृति में माधवराम जी का जब एक पूरा भरा पूरा परिवार, जी जी 84 सदस्य थे परिवार में। जब मैं वहां की दिवाली पे गया था, 2005 की दिवाली मैंने शूट की थी, 84 लोग एक परिवार में। और पता लगा कि उनके जो ये नाती पोते यहाँ पढ़ रहे हैं देहरादून में, वो घर जाके दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। किसकी दिहाड़ी पे? माधवराम जी अपने ही खेतों में काम करवा रहे हैं, उनको दिहाड़ी दे रहे हैं। तो मैंने माधवराम जी को पूछा कि ये क्या है? बोले इससे दो चीजें हैं, एक तो घर का पैसा घर में है, इनका पॉकेट मनी इनके पास मिल रहा है, इनका पॉकेट में जो पैसा है इनके पास जा रहा है। तीसरा ये कि अभी से इनको पैसे कमाने की आदत होगी, तो इधर उधर भटकने की जगह इनका ध्यान कंसंट्रेट रहेगा कि हाँ पैसा क्या चीज है, पैसा किस मेहनत से आता है। ऐसे लोग समाज के साथ बंधे रहना और इतना विराट, जिसको बोलते हैं जैसे विराटगढ़ के बराबर विराट आभा मंडल जिस समाज का हो, जौनसार समाज, जौनसारी समाज का, जौनसार बाबर के इस क्षेत्र का, तमसा यमुना घाटी के इस क्षेत्र का, ऐसे विराट समाज के ऐसे पुरोधा नंदलाल भारती जी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।